अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। ये लेक्चर नंबर 2 है सोशियोलॉजी का। और आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा सोशियोलॉजी की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में कि लोग कौन से लोग थे जिन्होंने सोशियोलॉजी के बारे में शुरू में क्या कहा, किन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी, और जो फाउंडेशन रखने वाले थे उन्होंने इसके बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो लोगों को दिए। और उसके साथ साथ इस लेक्चर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको हिस्ट्री को हम थोड़ा सा टच करेंगे। चूँकि हम सोशियोलॉजी की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री को भी हल्का सा टच करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इट्स सोशियोलॉजी इज़ अ ग्रीक कॉन्सेप्ट। इट्स अकॉर्डिंग टू देम नेचर जो है, ठीक है, नेचर एक गॉड की गिफ्टेड चीज़ है, ठीक है, नेचर। लेकिन जो सोसाइटी है वो इंसानों की बनाई हुई है। जहाँ पे इंसान होंगे वो एक सोसाइटी क्रिएट कर देंगे, ठीक है, और जहाँ पे इंसान नहीं होंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक सोसाइटी नहीं क्रिएट होगी। तो इट वाज अ ग्रीक कॉन्सेप्ट। और इनके मुताबिक जो है जो नेचर है, ठीक है, इट बेसिकली it has its own laws. However, the society has its own laws which are developed obviously by the human beings. जैसे अगर आप अपनी सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, तो आप कपड़े उतार के बाहर नहीं जा सकते। नेचर आपको इस चीज़ से मना नहीं करती, लेकिन हमारे लॉज हैं वो तमाम लॉज जो हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है, और जो हमने असेंबलीज़ के अंदर, ठीक है, क्रिएट किए हैं, जो कि हमने अपनी कानून में क्रिएट किए हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे लॉज जो कि लॉ के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको बुरा समझा जाता है। मतलब इस तरह के बहुत सारे लॉज, इस तरह के बहुत सारे नॉर्म्स इंसानों के बनाए हुए हैं। जैसे अगर महफिल में बैठे हुए बड़े को बात करने देना, उनको ना टोकना, हालांकि किसी लॉ में नहीं है लेकिन बुरा समझा जाता है। तो ये कुछ ऐसे नॉर्म्स और कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि इंसान के बनाए हुए हैं, लेकिन हम उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ग्रीक कॉन्सेप्ट के मुताबिक यही था जो मैंने आपको पहले बताया। अब हम आगे थोड़ा सा मूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, सोक्रेटिस एंड ऑफ कोर्स प्लाटो, ठीक है, जो इन्होंने आइडियल फॉर्म ऑफ सोसाइटी का एक हमें आइडिया दिया था, वो ये दिया था कि वो तभी पॉसिबल है जब आप एथिकल जो डिलाइमाज हैं, ठीक है, वो जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो ह्यूमन नेचर के ऊपर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसके नॉर्म्स के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आपकी जो सोसाइटी है वो एक आइडियल रूप में नहीं आएगी। तो ये इन 3 साइंसदानों ने ये बात कही थी। उसके बाद हम चौथे पे जाते हैं, ठीक है, जिनका नाम है मा तुआन लिन, ठीक है, MATUN, चाइनीज़ है ये, इसमें सोशोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और इनके मुताबिक इन्होंने पहली दफ़ा ये बात कही थी कि जो आपकी सोशल डायनामिक्स हैं, जो भी सोसाइटी के अंदर चेंजेस हैं, उसमें हिस्ट्री का लेना देना बहुत ज़्यादा है। और ये अब आप कॉमन सेंस भी है, आप तो इसको हम कॉमन सेंस बोलते हैं, लेकिन इन्होंने बात पहली दफ़ा की थी कि हिस्ट्री का सोसाइटी के चेंज में बहुत ज़्यादा लेना देना है। आप हमारे पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं जो कि अंग्रेज़ों का इन्फ्लुएंस है, जो कि अंग्रेज़ी बोलने का, उनके लिबास का, ठीक है, उनके कल्चर को अडॉप्ट करने का, वो हमारी हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट की। फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट जो है वो इब्ने खुल्दून है, ठीक है। हालांकि जो फादर हैं वो ऑगस्ट कॉम्टे बोला जाता है, लेकिन फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट इब्ने खुल्दून को कंसिडर किया जाता है। उनकी बुक जो उन्होंने लिखी हुई थी, मुकद्दिमा। इब्ने खुल्दून को हम डिटेल में पढ़ेंगे चूँकि ये लेक्चर उनके बारे में नहीं है, लेकिन हम थोड़े से उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे कि जनरली उनका कॉन्सेप्ट क्या था सोशियोलॉजी के बारे में। और उन्होंने मुकद्दिमा में जो लिखी थी वो हम उनके अपने लेक्चर, जो हम उनका एक लेक्चर है जिसमें पूरा हम इब्ने खुल्दून के बारे में बात करेंगे, उसमें हम डिटेल में बताएंगे। तो हम बात करते हैं इब्ने खुल्दून की। इब्ने खुल्दून जो बेसिकली काम करते थे वो सेडिमेंट्री डिफरेंसेस ऑफ लाइफ, ऑफ सेडिमेंट्री डिफरेंसेस जो थे, ठीक है, वो उस पे काम कर रहे थे, ठीक है। 2 किस्म की लाइफ्स जो हैं, एक आपकी शहरी ज़िंदगी, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊं तो इब्ने खुल्दून ने शहरी और देहाती, ठीक है, द डिफरेंसेस बिटवीन एन अर्बन लाइफ एंड अ रूरल लाइफ, इन्होंने इस पे काम किया, इस पे रिसर्च की, और इस पे वो काफ़ी कंक्लूजन्स पे आए, जिसमें से एक कंक्लूजन इनका बहुत ज़्यादा अभी भी एप्लीकेबल है। एंड ही सेड दैट के बेसिकली जो अर्बन लाइफ है इट इज़ फास्ट, ठीक है, और इसके साथ साथ इसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा आराम पसंद हैं, ठीक है। वो जैसे अगर आप आसपास देखें तो आपके पास बेतहाशा ऐसे गैजेट्स होंगे जो आपके आराम और सुकून की वजह बनते हैं। और मैं अगर सिंपल सी एक मिसाल लूँ तो वॉशिंग मशीन, आप देख लें कि हाथ से आप कपड़े नहीं धोते, लेकिन आप एक मशीन में डाल देते हैं, उसके एवज़,
चूँकि हमारे अब तो रूरल भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके अभी भी हैं जहाँ पे लोग अपने हाथ से कपड़े धोते हैं। खैर ये कॉन्सेप्ट था इब्न खल्दून का। इब्न खल्दून ने बेसिकली ही स्टडीड द डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन लाइफ, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि भाई जो सिविल लाइफ है, ठीक है, इसके अंदर जो सोशल एक कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, वो बहुत वीक है। इट इज़ कॉमनली ऑब्जर्व कि आपके जो नेबर्स हैं, ठीक है, मोस्टली आपको उनके बारे में नहीं पता होता और उनको आपके बारे में नहीं पता होता, लेकिन गाँव के अंदर 20 घर छोड़ कर भी सबको एक दूसरे की पूरी तरह खबर होती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सोशोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। बेसिकली शी इज़ नॉट अ सोशोलॉजिस्ट, लेकिन इन्होंने जिस पर काम किया, ठीक है, वो सोशोलॉजी के अहाते में आता है। वो उनका नाम है मैरी वॉल्सोनक्राफ्ट। इनका नाम आपने जेंडर स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा सुना होगा, ठीक है। मैरी वॉल्सोनक्राफ्ट ने बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आवाज़ उठाई थी, ठीक है। और इनकी आवाज़ उठाने की वजह से ही जो पहला एक चेंज आया था अमेरिका के अंदर, और पहला एक जो आप कह सकते हैं कि पहली वेव आई थी, वो भी इन्हीं के कॉन्सेप्ट के बेस पे थी। उसके लिए आप जेंडर स्टडीज़ का लेक्चर ले सकते हैं। और इन्होंने बेसिकली कहा था कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी अ वुमेन मस्ट बी एम्पावर्ड। इन सिंपल वर्ड्स इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। उसके बाद जब नेपोलियन ने बेसिकली ही वांटेड टू सबजुगेट यूरोप, जब उन्होंने यूरोप के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो उस वक्त सोशोलॉजिस्ट जो है उन्होंने ये सोचा कि हमें ज़रूर साइंटिफिकली सोसाइटी को स्टडी करना चाहिए, ताकि हमें वजह तलाश हो, वजह मालूम हो कि किन वजूहात के बिना पर जो है हमारी सोसाइटी के अंदर जो ये तमाम प्रॉब्लम्स आई हैं, सोशल प्रॉब्लम्स जिनको बोलते हैं, वो क्यों आई हैं, उनकी हमें वजह पता लग सके, ताकि हम उनको ख़त्म कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं 18th सेंचुरी की। 18th सेंचुरी में बेसिकली इट वाज एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जैसे कि आज आप देख सकते हैं आजकल टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, ठीक है। हर रोज़ नित नई गैजेट्स आ रही होती हैं। उस ज़माने में हर रोज़ नित नए इंजन आ रहे होते थे, हर रोज़ नित नई ईजादात हो रही होती थी स्टीम इंजन के बेस पे। 18वीं सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ। एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उस टाइम, और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था तो इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, लोग काम कर रहे थे फैक्ट्रीज़ के अंदर, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। जैसे क्राइम्स बढ़ रहे थे, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के जो राइट्स हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता था, और उनको बल्कि दिया ही नहीं जाता था, ठीक है। कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते थे, ठीक है, और बहुत कोई लेबर की आप कह लें लाइफ की कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती थी। तो आप ये कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म जो है उस ज़माने में इंक्रीज़ हो ही जा रही थी, क्योंकि फैक्ट्रीज लगी जा रही थी। तो 18वीं सेंचुरी जो है इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, जिसकी वजह से सोशोलॉजिस्ट ने समझा कि वी शुड साइंटिफिकली स्टडी द सोसाइटी, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं एक और सोशोलॉजिस्ट की। मैं सोशोलॉजिस्ट के नाम लेता रहूँगा, आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछा भी तो उन्होंने ये पूछेंगे कि उन्होंने क्या बुक लिखी है या उनका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था। साइंसदानों के बारे में MCQs में यही दो चीज़ें पूछी जाती हैं कि उन्होंने बुक कौन सी लिखी हुई थी, या उनका कॉन्सेप्ट क्या था, या उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था सोशियोलॉजी में। और थर्डली, हर साल एक साइंसदान के बारे में ज़रूर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपने जो भी सोशियोलॉजिस्ट हैं इन तमाम को पढ़ें, ठीक है, और इनको तमाम को आपने पढ़ना है, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन इसमें लाजमी आता है। और आप 2019 में तो क्रिमिनोलॉजी में भी सोशियोलॉजिस्ट का पूरा क्वेश्चन आ गया था क्रिमिनोलॉजी के पेपर में। हालांकि वो सोशियोलॉजी का पार्ट नहीं था, लेकिन क्रिमिनोलॉजी के पेपर के अंदर एक सोशियोलॉजिस्ट का पूरा एक उसका कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी कि भाई बेसिकली बताएं उनके क्राइम को जो ख़त्म करने के कॉन्सेप्ट से वो क्या थे, ठीक है। तो हम बात करते हैं जॉर्ज सोरोकिन की, ठीक है। ये एक सोशियोलॉजिस्ट है। सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू हिज टीम, sociology is a study of relationship and correlation between different classes of social phenomena। अच्छा, क्लास की जब मैं बात करता हूँ, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सोरोकिन जो सोशियोलॉजी है ये बेसिकली क्लासेस के रिलेशनशिप्स की स्टडी है। अब जब मैं क्लास की बात करता हूँ तो क्लास का मतलब ये है ग्रुप्स। अब ये क्लास के ग्रुप्स जो हैं रिलीजन बेस्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, मुसलमान, ईसाई, जूइश, ठीक है, ये क्लासेस हैं। अब ये रिलीजन बेस्ड भी क्लासेस हो सकती हैं, कास्ट बेस्ड भी हो सकती है, खान, भट्टी, मलिक, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो क्लासेस हैं, ठीक है, वो फैमिली बेस्ड भी हो सकती हैं। उसके अलावा आपकी क्लासेस पॉलिटिक्स बेस्ड भी हो सकती हैं, जैसे PTI, नून लीग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो क्लासेस इंटर रिलेशन, इनका रिलेशनशिप को पढ़ना क्लासेस के बीच में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सोरोकिन,
ठीक है, ये एक सोशोलॉजी है और साइंटिफिक स्टडी इनकी करना ये एक सोशोलॉजी है। ठीक है, तो सोशल फिनोमेना जो है वो भी आप समझ लीजिए। सोशल फिनोमेना हमेशा दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक होता है बायोलॉजिकल, ठीक है, जिसको नॉन सोशल बोलते हैं, ठीक है, एक होता है सोशल जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल का मतलब ये है कि अगर आप एक इलाके में रह रहे हैं, ठीक है, तो आपके आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी आपके साथ एक सोसाइटी क्रिएट हो रही है, और उसके साथ साथ अगर आप उस इलाके में नहीं रह रहे तो तब भी हो सकता है कि आपका कोई ना कोई रिलेशन हो ऐसे बंदे के साथ जो कि आप कह सकते हैं कि किसी और इलाके में रह रहा हो, और वो तभी हो सकता है जब आप पाकिस्तान में, वो तभी हो सकता है जब आप उसकी कास्ट के फ़र्ज़ करें अगर आप पठान हैं, ठीक है, आप रावलपिंडी में रह रहे हैं, लेकिन जब आप केपी में जाते हैं तो उधर भी आपको एक अपनायत महसूस होती है, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप उन्हीं की क्लास से हैं, आप उन्हीं की कास्ट से हैं। तो इस रिलेशनशिप को पढ़ना साइंटिफिकली ये एक सोशोलॉजी है, ठीक है, ये जॉर्ज सॉकिन के बारे में। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा और सोशोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि आया सोशोलॉजी जो है वो एक साइंस है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साइंसदान ये कहते हैं कि ये सोशोलॉजी एक साइंस नहीं है। तो इसके बारे में हम बहस करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे, और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में लाजमी मेंशन करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।